स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स देख ली थी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ से जहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे ना कि ये डायगोनल बनी हुई है आपके पास, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं सॉरी डायगोनल लाइन के बारे में। ठीक है, ये सुपर डायगोनल लाइन है, ये सब डायगोनल लाइन है। इसके ऊपर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब का सबस्क्रिप्ट क्या है आपके पास, उस फॉर्म का सेम है नंबर सबस्क्रिप्ट में। इस पर जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर आपका एक ज़्यादा है। ठीक है, आई से ज़्यादा है जे, और यहाँ पर क्या है, एक कम है। ठीक है, आई से एक कम है जे। ये वाली चीज़ें हमने देख ली थी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो एक से लेकर, पहले से गिनती करो, एक से लेकर एन तक जा रहा है तो एन एलिमेंट होंगे डायगोनल लाइन प्रिंसिपल डायगोनल में। इसके अंदर वन से लेकर कहां तक जा रहा है, एन माइनस वन, इसके अंदर एन माइनस वन एलिमेंट। ऐसे इसमें यहाँ वाला वन, यहाँ वाले वन से लेकर दूसरा सब्सक्रिप्ट का दूसरा नंबर एन माइनस वन तक जा रहा है, तो वन से एन माइनस वन। तो सुपर डायगोनल लाइन में और सब डायगोनल लाइन में एन माइनस वन एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल लाइन में एन एलिमेंट। अगर ऑर्डर एन है, अगर ऑर्डर 3 होता तो यहाँ कितने एलिमेंट आते, 3। 4 होता तो कितने एलिमेंट आते, 4। ठीक है, उसके बाद ये बता दिया था, देख लिया था कि उस इसके ऊपर और नीचे कैसा रहता है। आ जाते हैं भाई प्रिंसिपल डायगोनल लाइन की डेफिनेशन। कहाँ गया अपना लेक्चर। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन शुरू करेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल लाइन की। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, आते हैं। कौन सी लाइन है ये, अ लाइन along which elements of the form क्या फॉर्म है एलिमेंट्स की, ए आई आई। ठीक है, जहां पर आई की वैल्यू 1 2 से लेकर एन तक जा रही है। ऐसी लाइन जिसके अलोंग एलिमेंट लाई करते हैं जिनकी फॉर्म क्या है, ए आई आई। और किसके एलिमेंट, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन लाइज इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। के लिख दिया मैंने नोन एज को, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। परेशान बिल्कुल नहीं होना इसके अंदर। तो क्या बात लिखी गई है कि लाइन, ऐसी लाइन जिसके अलोंग इस तरीके के एलिमेंट लाई करें तो वो लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। और ये जितने भी एलिमेंट हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन पर आते हैं ये कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। लिखने जा रहा हूं, एंड द एलिमेंट्स along principal diagonal line are known as diagonal elements of the matrix। क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज, जैसे भी। मतलब दैट इज कि आपके पास ये जो लिखे हुए हैं A11 A22 से लेकर कहाँ तक ANN आर डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स, आर डायगोनल एलिमेंट्स और एंट्रीज। डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एंट्रीज कुछ भी बोला जा सकता है, परेशान नहीं होना है कि कुछ और नाम आ गया तो। ठीक है, तो कितने डायगोनल एलिमेंट आए, n डायगोनल एलिमेंट आए। जब ऑर्डर कितना था, n था। तो नोट के अंदर बात ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स
number of diagonal elements in a square matrix of order n ठीक है, इज इक्वल टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n लिख देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू n। कितने डायगोनल एलिमेंट है आपको पता चल गया। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो 3 डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो 2 डायगोनल एलिमेंट, जैसे भी आए। उसके बाद दूसरी चीज, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के बाद सुपर डायगोनल लाइन। सुपर डायगोनल लाइन, ठीक है। सुपर डायगोनल लाइन कौन सी है? ऊपर वाली लाइन, जिसके अलोंग कैसे एलिमेंट लाई करते हैं वो लिखने जा रहा हूं। द लाइन अलोंग विच एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म क्या फॉर्म है भाई सुपर डायगोनल लाइन की? ए आई आई प्लस वन, ए आई प्लस वन, एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ए आई के साथ आई प्लस वन, जहां पर आई की वैल्यू कहां से कहां जाती है? n माइनस वन तक, ठीक है। इज नोन एज लाइज along which the elements of the form is known as super diagonal line of A is equal to A, इस मैट्रिक्स की, ठीक है। और जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? सुपर डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट्स अलोंग द सुपर डायगोनल लाइन एंड एलिमेंट्स अलोंग सुपर डायगोनल लाइन are called super diagonal elements. Elements that is कौन से वाले आएंगे भाई? A12, A23, A34, आई प्लस वन, एन माइनस वन और n, ये वाले एलिमेंट्स सुपर डायगोनल। ये लाइन अपने आप में कैसी होती है? पैरेलल होती है, कहीं और नहीं होगी, पैरेलल होगी। एलिमेंट इस फॉर्म के एलिमेंट और कहीं लाई नहीं करेंगे, उसी पैरेलल लाइन के अलोंग लाई करेंगे। नोट डाल के क्या बात लिखनी है कि नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इन ऐसे लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू, ये आपको पता चल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है ये, आर एन माइनस वन, नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये सब आपके रिवीजन के लिए लिखा जाता है। उसके बाद तीसरा आपके पास फिर क्या आएगा? सब डायगोनल लाइन। तो क्या फॉर्म होती है सब डायगोनल लाइन की? ए आई और आई माइनस वन, ए आई माइनस वन, और आई कहां से? 2 से। हाँ, द लाइन अलोंग विच, द लाइन along which elements of the form कौन सी फॉर्म है? ए आई साथ में आई माइनस वन, एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म जहां पर आई की वैल्यू
2 3 से लेकर कहाँ तक, n तक, 2 से लेकर n तक ऑफ अ मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n lies is subdiagonal line. ये सबडायगोनल लाइन कहलाएगी और इसके एलिमेंट क्या कहलाएंगे, सबडायगोनल एलिमेंट। नोन बात। अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, n-1 एलिमेंट्स होंगे। 2 से n तक की गिनती में कितने एलिमेंट आएंगे, n-1। द नंबर ऑफ सबडायगोनल एलिमेंट्स in a square matrix of order n is equal to n-1। यही जरा सी बात थी। ठीक है, बेसिक पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया इसके अंदर, जो समझाया था उस दिन वो लिख लिया है। अच्छा, ये तो इसका नोट हो गया। अब अलग से नोट कि जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन होती है उसको अगर मैं फिर से दिखाऊं, आपकी जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन होती है वो एक तरीके से मिरर की तरह एक्ट करती है। मिरर की तरह कैसे, देखो ये 1 2 है तो ये इधर क्या आया 2 1, यहां पर आपका 1 3 है तो इधर क्या आया 3 1, अगर यहाँ 3 2 है तो इधर क्या गया 2 3, अगर वहां 1 n है तो यहां पर क्या आता है आपके पास n 1। तो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन किसकी तरह ऐड करेगी एलिमेंट्स के लिए, मिरर की तरह ऐड करेगी। ठीक है, तो जैसे ऐसे है ना कि लेटरल इमेज बनती है, ऐसा समझना है कि लेटरल इमेज क्या होती है कि लेटरली इन्वर्टेड होती है ना इमेज, कि इधर का उधर आ जाता है, उधर का इधर। तो ये 1 2 था तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 1 बनेगा। ठीक है, उस तरीके से। तो वही पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन acts as a mirror पहला पॉइंट ये acts as a mirror for ij, कि अगर मैंने कोई aij नाम का एलिमेंट लिया है प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर, तो जो नीचे एलिमेंट आएगा प्रिंसिपल डायगोनल के उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे आएगा उसका नाम क्या होगा, aj। ठीक है, aj। कि अगर आपने प्रिंसिपल डायगोनल लाइन लिखी हुई है और यहां पे एक एलिमेंट ले लिया आपने aij, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा वो कैसा वाला होगा, वो aj वाला एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट कहलाएगा और कोई नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरे पॉइंट पे हम बात तो मैं कर ही चुका हूं दूसरे पॉइंट की, फिर से बताऊं एक बार, उसका मुझे पॉइंट लिखवाना है कि प्रिंसिपल डायगोनल लाइन अगर मिरर की तरह एक्ट कर रही है। देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या था भाई, ग्रेटर देन जे था, लेस देन जे था, ऊपर जो है आई छोटा है। ठीक है, आई लेस देन जे और आई ग्रेटर देन जे। इसका मतलब अगर आपके पास एलिमेंट लिखा है और एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट देखे आपने, सबस्क्रिप्ट आई और जे होते हैं, और सबस्क्रिप्ट देख के आपको देखा कि पहला वाला सबस्क्रिप्ट छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है, तो एलिमेंट कहां लाई कर रहा होगा, इसके ऊपर लाई कर रहा होगा, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर। सिमिलर तरीके से अगर उल्टी बात हुई कि पहला सबस्क्रिप्ट बड़ा है तो कहां लाई कर रहा होगा, नीचे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास i इज लेस देन j इंप्लाइज दैट aij कहां लाई करता है, लाइज अबव द डायगोनल। अब मैंने ये भी लगा दिया कि आप हम इसको जब डायगोनल बोलेंगे तो आपको समझना है कि वो प्रिंसिपल डायगोनल है, दूसरी वाली डायगोनल नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपका i ग्रेटर देन j है
implies that aij lies below the diagonal. aij lies below the diagonal. इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है. आई लेस देन जे के लिए, आई ग्रेटर देन जे के लिए छोटी छोटी बात लगाते चल रही, नहीं तो इस चैप्टर में तो ऐसा खो जाएंगे कि परेशानी हो जाएगी. आ गया हूँ नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन पे. समझना है उसको, फिर से बनाऊंगा आपके लिए. अगली चीज फिर आपके पास नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन. नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर से मुझे मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी. A12 A13 A1n, ठीक है, A21 A2n A2n-1, ठीक है, A31 A3n-, ठीक, छोड़ो, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा यार. A1n A2n और A2n-1 और यहाँ पर A3n-2. इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है. A3n-1 A3n, ये ऐसे लाइन चलती हुई जाएगी यहाँ पर. तो यहाँ पर आएगा आपके पास AN1, इससे ऊपर आएगा आपके पास AN-1 1 और AN-1 2, AN2, ये बना ली मैट्रिक्स. यहाँ पर आएगा ANN. एक डायगोनल ये बनती है जिसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं. एक डायगोनल दूसरी तरफ से बनानी है, तो उधर के एलिमेंट दिखाने हैं मुझे. A12 आएगा, यहाँ पर A22 आएगा, A23 आएगा, A31 A32, ठीक है. n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, A नाम है, ठीक है. यहाँ पर आपका एक टर्म और लिख देता हूँ मैं. ये आएगा निकल के AN-1 के साथ n, और ये निकल कर आएगा मेरे पास AN के साथ n-1, ठीक है. बन गई. इतना बना लिया. देखो आराम से, आपका दिल है आप इसे ब्रैकेट में कर दो. 3 के साथ n-2, A3 के साथ n-1, जैसे अच्छा लगे, ठीक है. ये बन गया. क्या हो गया, कहाँ पे नहीं दिख रहा? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? A31 A32 है, सॉरी, A31 A32, A31 A32 A33, ठीक है. अब आपको पता है स्क्वायर की एक डायगोनल बना चुके हैं, दूसरी बनाने जा रहे हैं. तो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पहले समझना कि ये गई लाइन आपके पास नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की. ठीक है, जैसे ऐसे बना दी लो, बना दी मैंने, ऐसे बना दी. आप लोग जैसे भी बना लो ना, मैं दिखा नहीं पाऊंगा. मैं गोला घुमा के बना लो, कोई परेशानी नहीं है, फिर ज़्यादा चीज़ें भर जाएंगे. ठीक है. अब ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है वो ये L है. इसको मैंने नाम भी दे दिया स्मॉल l. नाम ऐसे होता नहीं है इसका स्टैंडर्ड, लेकिन अभी समझाने के लिए. तो जितने भी सबस्क्रिप्ट आ रहे हैं इस लाइन के अलोंग, सबस्क्रिप्ट का सम बताओ. देखो यहाँ पर n+1, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन एलिमेंट का कुछ ना कुछ सबस्क्रिप्ट होगा. सबस्क्रिप्ट का सम कितना है? n+1. यहां बताओ, यहां पे देखो 3 और n+1. लास्ट पे आ जाओ, कितना है? n+1. इसका मतलब इस लाइन के ऊपर आपका जो i+j है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? n+1. कोई परेशानी नहीं इसके अंदर. अच्छा, मैं अब बात शुरू करता हूं शुरू से. ये वाली इस लाइन के, ये प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन आएगी यहां पर, यहां पे. इससे पहले भी जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा, वहां की बात कर रहा हूं.
जरा बताओ इस लाइन पे i प्लस जे कितना है, और इस लाइन पे? ये सब लाइन जो हैं ये पैरेलल टू द नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है, उन पे सबस्क्रिप्ट का सम क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अच्छा यहां पर और i प्लस जे 4। तो इसी तरीके से जब यहां पे लाइन जाएगी, इस एलिमेंट को एक बार और लिख दिया जाए भाई, ठीक है, ये वाला एलिमेंट कितना आएगा, a1 और साथ में n-1, ठीक है। हाँ तो ये लाइन जा रही है आपके पास, ये इस लाइन पे अगर आप ये वाला टर्म देख लो और वो वाला टर्म देख लो, दोनों में ही सम कितना आ रहा है प्लस जे का, n आ रहा है, i प्लस जे का सम n आ रहा है, ठीक है। जरा बताओ i प्लस जे का जो सम है वो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, n आया, फिर क्या हो गया यहां पर n+1। अगले वाले में सम बताओ, ऐसा नहीं होगा कि अब घट घट के वापस वहां पहुंच जाएगा, जरा यहां पर बताना, ये वाली लाइन है ना ये, हाँ, i प्लस जे n+2, n+2 यहां पे भी देख लो आप, n-1 और 3 से कितना n+2 बढ़ता ही जाएगा वो, i प्लस जे कितना n+2, n+2, और यहां पर कितना है 2n-1, देख लो i प्लस जे, और यहां पर 2n, यहां पर कितना है i प्लस जे आपके पास 2n, ठीक है। तो मैं लाइन के नाम लिख देता हूं, ये आप मान लो L1 आ गया, अगर मुझे समझाना पड़ा ये L2 आ गया, ये L3 आ गया, ठीक है, ये आपके पास L के साथ n-1 आ गया, जो भी, नहीं 1 से शुरू किया, चलो L2 से शुरू कर देते हैं, चलो तो सही रहेगा, L2 L3 L4 Ln, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपकी L2n हो जाएगी फिर, ठीक है, और ये L2n-1 छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट का सम सेम रहता है, यही मेन बात है इसके अंदर कि अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन लोगे तो उस पर जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी सबस्क्रिप्ट का सम कितना आएगा, i प्लस जे का सम बोल देते हैं, n+1 आता है नॉन प्रिंसिपल पे, और सबका सेम है, n+1 आ रहा है सबका सेम है, तो उसके पैरेलल भी जितनी लाइन ले रहे हो आप उन सब का भी सेम है सम i प्लस जे का, जितनी भी लाइन पैरेलल है उनके अलोंग जो जो एलिमेंट लाई करते हैं उन एलिमेंट्स में i प्लस जे का सम सेम रहेगा, वो सेम n+1 नहीं रहेगा, वो इस तरीके से चलेगा, 2 3 4 से लेकर बढ़ता जाएगा, 2 से लेकर कहां तक आ जाएगा वो 2n तक। कितने डिफरेंट सम आ रहे हैं देखो, i प्लस जे के सम आ रहे हैं 2 से लेकर कहां तक 2n तक, अगर 1 से लेकर 2n तक आते तो कितने आते, अरे 1 से 2n तक 2n+1 कैसे आ जाते हैं, 1 से लेकर कहीं तक भी जाओगे उतनी गिनती होती है, 2n आते। अगर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ सम कितने आ रहे हैं 2n-1, i प्लस जे के डिफरेंट सम कितने मौजूद हैं आपके पास 2n-1, i प्लस जे i प्लस, सारे एलिमेंट कवर हो गए ना, सारे एलिमेंट, तो कितने डिफरेंट सम है i प्लस जे के आपके पास 2n-1। तो ऐसे एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूं इधर कि डिफरेंट सम्स ऑफ, डिफरेंट सम्स ऑफ i प्लस जे, या नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स मैं लिखवाऊंगा अभी इस 2n-1, ठीक है। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं, वो n+1 रहेगा। और लाइन जो मैंने बनाई है आपके पास L1 कौन कौन सी बनाई है, L1 L2 L3 से लेकर L2 से शुरू करिए, सॉरी, ठीक है। यहाँ से आपका पॉइंट क्या है कि ये जो L2 है L3 है, ठीक है, ऐसे चलते चलते ये आपके पास Ln+1, ये तो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ही, और L2n R, इसको हटा देता हूँ, R लाइन्स पैरेलल टू नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, ठीक है। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं, ये वाला पॉइंट लिख लो आप, ये वाला पहले तो ये L1 L2 बनाओ, इससे पता रहे कि ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के पैरेलल है। अच्छा बना लिया तुमने, बनाया नहीं बनाया अभी तक,
बना लोगे फिर उसके बाद बताता हूँ। L2 से स्टार्ट कर दिया मैंने गिनती। I प्लस जे के डिफरेंट सम्स आपके पास 2n-1 है। एल एन लिखा, LN+1 ये वाली लाइन को नहीं लिखा मैंने, L को, क्योंकि इसी के पैरेलल बता रहा हूँ तो खुद को इंक्लूड नहीं किया है। इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, थोड़ी सी ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है डेफिनेशन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन की। कि वो दूसरी डायगोनल लाइन है वो तो बात ठीक है, लेकिन उसका हमें करना क्या है वो लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में। वैसे तो आपको पता ही, एक डायगोनल दूसरी डायगोनल तो कभी भी खींच दोगे आप, लेकिन उसके अलोंग हो क्या रहा है, द लाइन अलोंग विच एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, किस तरीके के एलिमेंट लाई करते हैं उसमें। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल लाइन में एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म AII, सब सुपर डायगोनल में आपके पास AI+1 फिर AI-1, इसमें किस तरीके के लाई करते हैं। AIJ तो करते हैं, लेकिन उनमें खास बात क्या, AIJ की तरह लाई करते हैं सच दैट I+J कितना हो, N+1। ये दिखाया I+J की वैल्यू N+1। तो एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म AIJ सच दैट I+J इज इक्वल टू N+1, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू AIJ N×N लाइज। ये हैं एलिमेंट किस तरीके के लाई करते हैं, वो ये लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, एलिमेंट्स की फॉर्म इतनी बड़ी है कि एलिमेंट हो इस तरीके के AIJ के सच दैट I और J का सम N+1 हो। ये वाले एलिमेंट जिस लाइन के अलोंग लाई करेंगे, और लाइन के अलोंग किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। लाइज इज नोन एज आर द इज क्या है, द लाइन अलोंग इज नोन एज नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, सब में I+J का सम N+1 रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ऑर्डर तो कांस्टेंट होगा, ऑर्डर तो गिवन होगा आपको, ठीक है। अच्छा, नोट डाल के बाद नहीं, नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन बोलते हैं। तो भाई तो नाम क्या, वो एलिमेंट्स का नाम नहीं है ऐसा स्पेसिफिक, वो तो पूरी नोट डाल के बाद, ठीक है। ऑल द लाइन्स पैरेलल टू द नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। कौन सी लाइन है भैया, वो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, जो हमने लिखी है L2 L3 से लेकर कहां तक आपके पास L2N तक, ये वाली जितनी भी लाइन है, ठीक है। हैव I+J इज इक्वल टू 2, 2 से शुरू था ना, 2 3 4 से लेकर कहां तक 2n रेस्पेक्टिवली, कि L2 में कितना होगा। अच्छा, L2 कहां से शुरू करिए ये आपको मैंने दिखा दिया है, जिसका सम 2 है। उनमें भी वही प्रॉपर्टी यूज होती है,
ठीक है। अच्छा, और n+1 में किया है आपने। n क्या बताता है, जैसे इन सबको भी ना आप n से समझ सकते हो। n आपका असल में था क्या, ऑर्डर था। ऑर्डर आपका क्या होता है, जो रो और कॉलम बताता है। तो ऑर्डर +1 मतलब रो और कॉलम के नंबर से एक ज्यादा, किसका सम आ रहा है, इसका। ठीक है, अब जरा पैरेलल लाइंस पे देखना। ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, मतलब इसके लिए जो रो और कॉलम हो जाएगा, n जो होगा 1 हो जाएगा, उससे एक ज्यादा आ रहा है सम। दूसरी रो और दूसरा कॉलम में, दूसरी रो का एलिमेंट और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो का एलिमेंट है दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इससे एक ज्यादा सम आएगा। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। वो आपकी nth रो और nth कॉलम, ठीक है, सम हो जाएगा कितना आपके पास, 2n हो जाएगा। एक एक बढ़ता जाएगा, एक एक करके यहां तक, मतलब ऐसे काम करता है। और उसके बाद इससे ऐड होने लगता है। यहां तक तो क्या हुआ कि जो रो और जो कॉलम है इससे ऊपर ऊपर वो ऐड होते जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड होने लगेगा 1, ये n+1 था, उसके अंदर कितना बन जाएगा 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन खैर उसका आपको काम नहीं है, आपको तो याद रखना है ये कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके अंदर i+j सेम रहता है। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन है उनमें भी i+j सेम रहता है, उनके सारे एलिमेंट्स में। लेकिन वो आपस में पैरेलल लाइंस में अलग अलग होंगे। ठीक है, आपस में पैरेलल लाइन में i+j अलग अलग होगा। कोई परेशानी नहीं इतनी बात में, क्लियर है ये। और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, इसके अंदर कोई पॉइंट तो नहीं रही है। नहीं, ये तो हम सब क्लियर कर चुके हैं। एक एक रो बढ़ रही है, कॉलम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हुई कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू करूंगा, इस पे तो आऊंगा बाद में क्वेश्चन पे। तो फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे। एक अगले पेज पे शुरू करता हूँ, चलो क्वेश्चन देखना। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, लेट ZP is equal to x such that x belongs to Z और x की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर p के बीच में है एंड p is प्राइम एंड s is equal to, ये मैंने ऐसे क्यों लिख के दिया है, क्योंकि असल में क्या होता है ना कि ये जो ZP दे रखा है ना, ये अपने आप में स्टैंडर्ड सेट होता है। मैंने तो यहाँ पे डिफाइन कर किया है आपके लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड सेट होता है। एक स्टैंडर्ड सेट ZP आ जाए, TP आ जाए, वो अपने आप में क्या है वो भी आप देखोगे क्या चीज़ है। वो स्टैंडर्ड सेट होता है। वैसे ही 2012 में IIT ने लिख के भी दे दिया है, स्टैंडर्ड सेट ही पकड़ा दिया, ये P वाला। ठीक है, लेकिन उन्होंने डिफाइन किया है, मतलब वो तो ऐसे छोड़ते ही नहीं कोई भी बात। यही सेम सेट लिख के दिया है उन्होंने। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप का सा क्वेश्चन है। ZP, देन मैं लैंग्वेज वही यूज कर रहा हूं जैसे आपके पास एग्जाम में आएगी, मैथमेटिकली लिख दिया पूरा। कार्डिनैलिटी ऑफ S बतानी है आपको। पहले तो सबसे पहले तो अगर मुझे S की कार्डिनैलिटी बतानी है, इसका मतलब मुझे ये गिनना है कि S के अंदर कितने एलिमेंट हैं। S नाम के सेट में जो एलिमेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कितनी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी। तो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स बनती कैसे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पुट करते जाओ, बनती जाएंगे। तो आपने फिर ये देखा कि एलिमेंट कहां से लिए गए। जैसे पिछला क्वेश्चन एक बार किया था ऐसा, तो एलिमेंट मैंने दिए थे 0, 1, 2, 3। अब इन्होंने कहा एलिमेंट लो इस सेट से। एलिमेंट किसको, Aij जो है एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट, वो इस सेट से आया है। और ये सेट क्या है वो ऊपर बता रखा है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये सेट पता होना चाहिए। इस सेट का एलिमेंट क्या बोला गया, x क्या है अपने आप में, इंटीजर। ऐसा इंटीजर जो 0 से लेकर कहां के बीच में लाई करता है, p के बीच में, वेयर p इज प्राइम। ये मैं नहीं भी लिखता तो यहां चल जाता, कोई जरूरत नहीं थी मुझे। p कोई भी नेचुरल नंबर मान लेते आप, 0 से बड़ा इंटीजर तो नेचुरल नंबर में आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड में जब p लगाते हैं तो प्राइम होता है वो स्टैंड, इसलिए मैंने वो भी डिफाइन कर दिया आपके लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं,
ZP के अंदर एलिमेंट बता दो, तो ZP का एलिमेंट है x, x एक इंटीजर है और कहां से स्टार्ट हो रहा है x? 0 से। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, और क्या P तक जा रहा है क्या? वो P से छोटा है। P से छोटा नंबर कौन सा होगा? P-1। कोई परेशानी तो नहीं? मतलब कि जो आपका AIJ, जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट लिए गए हैं वो इस सेट से लिए गए, इस सेट से, और मैट्रिक्स n ऑर्डर की है। ठीक है। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स अगर आपको बनानी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे पहले तो मैट्रिक्स में। इन ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस n। तो कितने एलिमेंट होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट होंगे उसके अंदर। क्लियर बात है कि एंट्री कितनी भरोगे? इज इक्वल टू n स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर। जितने अलग अलग तरीके से एलिमेंट भर लोगे उतनी अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगी, और जितनी मैट्रिक्स बना लोगे उतने एस के अंदर एलिमेंट्स होंगे। एस का एलिमेंट मैट्रिक्स, और आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ही पूछा गया है। एस नाम, कार्डिनैलिटी ऑफ एस पूछी गई है, मतलब एस में कितने एलिमेंट है। एस के एलिमेंट क्या है? एस के एलिमेंट खुद मैट्रिक्स है, मतलब कितनी मैट्रिक्स होंगी ए, कितनी मैट्रिक्स। अब आपके पास एलिमेंट कितने आ गए? n स्क्वायर। मैं उन एलिमेंट्स का नाम लिखता हूं। हाँ भाई, तो ए के एलिमेंट A11, A12, A13 चलता जाएगा, A1n, A21, बता दो भाई क्या आएगा लास्ट में? क्या लिख दिया यहां पर? ANN। ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट है ये AIJ हैं, ये किस सेट से उठाए गए हैं? ZP। देखो लिखा है क्वेश्चन में कि AIJ किसको बिलोंग करता है? आपका ZP नाम के सेट को। इसका मतलब AIJ की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है, तो हर एक एलिमेंट जो होगा वो इनमें से कोई सा भी एलिमेंट उठा सकता है। मैट्रिक्स का जो हर एलिमेंट होगा वो इनके अंदर से कोई भी नंबर उठा सकता है। ये कितने नंबर लिखे हैं? P-1 नहीं लिखे हैं, ये P नंबर, 0 भी तो इंक्लूड होगा। 1 से लेकर P-1 तो 0 P होंगे, P-1 होंगे और 0 हो रहे। तो ये कितने एलिमेंट हैं आपके पास? ये P नंबर्स, P एलिमेंट्स। इन P नंबर्स में से आपको एलिमेंट बनाने हैं। इसका मतलब इस एलिमेंट से आप पूछने कहे कि भाई कितनी चॉइस है तुम्हारे पास, तो कितनी चॉइस है इसके पास? P चॉइस है। फिर इसके पास कितनी है? P चॉइस। इसके पास P चॉइसेस। ऐसे करते करते हर एलिमेंट के पास P चॉइसेस, P चॉइसेस। तो यहां पर कितनी चॉइस हो गई? P चॉइस इस एलिमेंट को भरने की। फिर इसकी भी P चॉइस। ऐसे चलते गए आप, P चॉइसेस हो गई, P चॉइसेस। That is each AIJ has P choices। एग्जाम में तो आप हॉल में बैठ के ये थोड़ी लगाओगे, आपको पता चल जाएगा हर एक के पास P चॉइस है। कितने हैं टोटल? n स्क्वायर। इसका मतलब जब हर एक के पास P चॉइस है तो नंबर ऑफ वेज इन विच डिफरेंट matrices can be formed। तो आप बोलोगे कि पहले एलिमेंट के पास P चॉइस, फिर दूसरे के पास P चॉइस, फिर तीसरे के पास P चॉइस, एक एक करके बढ़ते जाएंगे, फिर लास्ट वाले के पास P चॉइस। कितनी बार? n स्क्वायर टाइम्स। अगर एक ही नंबर 5 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो उस नंबर की पावर में क्या चढ़ा देते हैं? 5। अगर एक ही नंबर n स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो P की पावर में क्या चढ़ा दोगे आप? n स्क्वायर। हर एलिमेंट के पास P चॉइस। दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहली बार 4 दिए थे, अब की बार P एलिमेंट दिया। पिछली बार जो मैट्रिक्स थी वो आपकी 3/4 की थी, नंबर में बात करी थी। अब की बार जनरल आर्बिट्ररी कांस्टेंट में बात कर दी। अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस
निकालें, इतनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। अगर इतनी मैट्रिक्स बन सकती हैं इसका मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ एस जो है आपके पास, जितनी अलग अलग मैट्रिक्स बना लाओगे उतनी कार्डिनैलिटी होगी, p की पावर में n स्क्वायर। एस अपने आप में एक सेट है, उसके एलिमेंट मैट्रिसेस हैं, तो जितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी उतने एस सेट में एलिमेंट आ जाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने देखा कि उसका एलिमेंट कहां से आ रहा है, ZP के सेट से। कहां पे परेशानी है जल्दी बताओ, इसमें क्लियर होना है आपको, क्योंकि ऐसे अभी तो कोई भी कंडीशन नहीं लगी, सिर्फ एक कंडीशन लगी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो गई है, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। जब और कंडीशंस लगने लगती हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल होने लगता है, फिर सिर्फ यहां पीपी नहीं रह जाएगा, फिर बदलेगी बात हर एक में। तो इसलिए इसमें पक्का कर लो। इतनी बात में क्लैरिटी। अगले क्वेश्चन पे आऊं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n सच दैट, जब जब आपको मैट्रिक्स बनानी नहीं है तब तब n ऑर्डर का दिया जा सकता है। जब आपको मैट्रिक्स बना के सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो कोई एग्जाम आपको, मैं भी नहीं दूंगा ऐसा क्वेश्चन कि आपको n ऑर्डर की 3 ऑर्डर की देते हैं फिर मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स बनाए बिना सॉल्व करनी है तो वो n ऑर्डर का पकड़ाएंगे। तो कभी भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि n ऑर्डर लगा हुआ है या 10 और 3 से बड़ा कोई भी ऑर्डर लगा हुआ है, आप समझ जाना ये हमसे मैट्रिक्स बनवाना नहीं चाह रहे बिल्कुल, ये हमसे बस ऐसी एनालिसिस करवाना चाहते हैं। ये ST क्या लिख दिया मैंने, सच दैट। भाई जो तुम लोगों ने तो पिछले साल देखा है पूरे साल, अब जितने आए उन्हें पता रहे, सच दैट whenever, इसको मैं एक लाइन में लिखूंगा जिससे कि अच्छा लगे, सच दैट क्या है कि APQ इज इक्वल टू ARS whenever बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये, whenever P plus Q is equal to R plus S, then maximum number of distinct entries in A can be, पहला ऑप्शन आपके पास n स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपके पास 2n, तीसरा ऑप्शन आपके पास 2n माइनस 1, चौथा ऑप्शन आपके पास नन। थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री, कितनी एंट्री आ सकती है, डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी आ सकती हैं, सेम तो कितना भी भर दो। कितने, 2n कैसे, जब जब ये है तब ये बराबर है, हाँ तब ये बराबर है। देखना भाई, ये IJ की जगह इन्होंने अब की बार क्या कर दिया कि आपके लिए सब्सक्रिप्ट क्या यूज कर दिया, PQ और RS। मैंने आपको बताया था कुछ भी कर सकते हैं वो तो, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, ये अपने आप में लिखे हुए हैं, ये अपने आप में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स की 2 एलिमेंट बराबर हैं, ये तो लिखा है, तो ये एलिमेंट्स आर इक्वल लिखा है। भाई एलिमेंट एक उन्होंने PQ से दिखा दिया, एक RS से दिखा दिया। कब ये एलिमेंट बराबर हैं, जब सब्सक्रिप्ट का सम दोनों का क्या है, सेम है। देख रहे हो ना, सब्सक्रिप्ट का सम P plus Q और R plus S,
कि सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज सेम। कि एलिमेंट की वैल्यू बराबर रहेगी जब जब उनका सबस्क्रिप्ट सेम रहेगा, इस सबस्क्रिप्ट का सम सेम रहेगा। इस बात का मतलब समझना कि अगर आपके पास A13 लिखा है, ठीक है, और आपके पास A31 लिखा है, तो सबस्क्रिप्ट का सम कितना है यहां पर कितना है 4। तो जब जब सबस्क्रिप्ट का सम सेम रहेगा तब तब एलिमेंट कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। यही तो लिखा है कि APQ और ARS एलिमेंट बराबर हो जाएगा जब जब सबस्क्रिप्ट का सम सेम रहेगा। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है। ये सबस्क्रिप्ट का सम कहां पे पढ़ा है हमने, कहां पे दिखते हैं ऐसे एलिमेंट? नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन पे दिखते हैं कि सबस्क्रिप्ट का सम सेम आ जाए, ठीक है। तो ये कहां पे होंगे, ये आपके पास नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन पे एलिमेंट होंगे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। एंड और कहां दिखते हैं, और उसके पैरेलल जितनी भी लाइन होती है उन पे भी यही होता है, एंड लाइंस पैरेलल टू इट। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। क्या बात बोली थी कि एलिमेंट की वैल्यू बराबर होगी जब जब उनके सबस्क्रिप्ट का सम बराबर होगा। अब सबस्क्रिप्ट का सम बराबर होने का मतलब क्या हुआ, मैंने आपके लिए n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाई। इस पूरी लाइन पर जो आपका सबस्क्रिप्ट का सम है, पूरी लाइन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट n+1। इसका मतलब इस लाइन पे जो जो एलिमेंट लाई करेगा उन सबकी सबस्क्रिप्ट का सम n+1 है, तो वो सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर आपने यहां पर एलिमेंट के नाम पर K1 भर दिया तो आप कुछ और नहीं भर सकते। क्लियर है इतनी बात, कि जब जब आपके पास सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है तब तब एलिमेंट कैसे हैं, बराबर हैं। यही बात लिखी है, एलिमेंट्स आर इक्वल व्हेनेवर सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज सेम। एलिमेंट की वैल्यू बराबर है, ठीक है। एलिमेंट होता है ना, ये एलिमेंट की वैल्यू सेम है जब जब सबस्क्रिप्ट का सम बराबर है। सबस्क्रिप्ट का सम बराबर होता है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन पे, सब पे एलिमेंट बराबर, सेम एलिमेंट। तो ये आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ये कितनी डिस्टिंक्ट एंट्री आई, डिस्टिंक्ट कितनी है इसमें, ये सब सेम, मतलब एक है डिस्टिंक्ट है, तो एक K1 के अलावा कुछ और नहीं। लेकिन आपको पता है कि इस जगह पर भी तो आपके पास I+J किसके बराबर रहता है भाई, n के बराबर रहता है, और इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट डिफरेंट है। अरे देखो ना, ये अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक एलिमेंट में सबस्क्रिप्ट का सम सेम आएगा, और जब जब सबस्क्रिप्ट का सम सेम आएगा तब तब एलिमेंट की वैल्यू बराबर रहेगी। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पर K2 भर दूं तो सब जगह क्या भरना पड़ेगा, मुझे K2 भरना पड़ेगा कि नहीं। तो इस तरीके से यहां पे एक एलिमेंट आएगा, यहां पे वही सेम एलिमेंट, यहां सेम एलिमेंट, यहां सेम एलिमेंट, यहां सेम एलिमेंट। तो इसका मतलब कि जितनी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन और उसकी पैरेलल लाइंस, वो लाइन ऐसी हैं जिन पे सब पे सेम सेम एलिमेंट बैठे हुए हैं। तो ऐसे कितनी लाइन होती हैं, 2n लाइन होती हैं ऐसी। कितने डिफरेंट, ठीक है, क्या बात बोली गई कि एलिमेंट सेम है भैया, ठीक है। APQ की वैल्यू ARS, ठीक है, व्हेनेवर आपके पास P+Q की वैल्यू R+S के बराबर है, मतलब कि सम ऑफ सबस्क्रिप्ट सेम रहे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ सबस्क्रिप्ट सेम रहेगा तो एलिमेंट बस सेम, तो वो तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो आ नहीं रहा। अगर यहाँ पे पूरे पे सबस्क्रिप्ट का सम n+1 है तो यहाँ पे तो सेम ही एलिमेंट आएगा, तो डिस्टिंक्ट तो आया नहीं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कब होगा, कि जब ये सम बदलेगा। सम कब बदलेगा, जब आप दूसरी लाइन पे जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहे कितने डिफरेंट सम आ सकते हैं, तो कितने डिफरेंट सम आते हैं, जितने डिफरेंट सम आएंगे, क्योंकि एक सम के लिए तो एलिमेंट बराबर है। तो सम अगर n+1 आया सारे एलिमेंट सेम, सम अगर n आया सारे एलिमेंट सेम, सम अगर n-1 आया सारे एलिमेंट सेम। तो यहां पे बात क्या पूछी जा रही है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, इसीलिए मैक्सिमम नंबर पूछा है उन्होंने, कितने पॉसिबल हैं।
maximum number of distinct entries is equal to number of distinct sum of सबस्क्रिप्ट्स। जितने डिफरेंट सम ले आओगे आप सबस्क्रिप्ट के, और वो डिफरेंट सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स किसके बराबर होते हैं वो, ठीक है, 2n-1 के, क्यों 2 से शुरू होता है सम, 2 3 4 से लेकर 2n तक जाता है। और अगर आपको नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन का कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आप इसमें गिनती नहीं कर सकते। बात इतनी बढ़िया लिखी थी कि एलिमेंट की वैल्यू सेम है जब सबस्क्रिप्ट का सम सेम है। तो सबस्क्रिप्ट का सम तो सेम, तो डिस्टिंक्ट एंट्री पूछी है। टोटल एंट्री तो n स्क्वायर है, लेकिन डिस्टिंक्ट, इस लाइन पे सब सेम, इस लाइन पे सब सेम। इसका मतलब यहां के लिए एक एंट्री आई है अभी, फिर दूसरी आई इस पूरी लाइन के लिए, फिर तीसरी आई, चौथी आई, ऐसे चल रहे हैं। बहुत परेशानी लग रही है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होती हैं आपके पास इस कंडीशन पे, 2n-1। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। कि इन्होंने ये बोला, 3x3 की मैट्रिक्स बनाई मैंने, इन्होंने ये बोला कि ए पी क्यू इज इक्वल टू ए आर एस। कब? जब आपके पास P प्लस क्यू बराबर किसके रहेगा, R प्लस एस के। तो मान लिया यहां पर A आया, यहां पर सबस्क्रिप्ट कौन कौन सी होती है, 1 और 1, 2 और तो कहीं नहीं आएगा, 2 सबस्क्रिप्ट का सम। यहां पर एलिमेंट क्या है, A21 और A12, सबस्क्रिप्ट का सम कितना, 3। तो यहां पर एंट्री सेम आएगी, B और B, कोई परेशानी नहीं। यहां पर सब्सक्रिप्ट का सम 4, तो यहां पे अपने पास C और C, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्ट का सम 5 आ जाएगा। देखो भाई यहां का एलिमेंट क्या होता है आपके पास, A32 और यहां A23, 5 आ गया, ठीक है। अलग आया सब्सक्रिप्ट का सम, यहां पर आपके पास D और D, और यहां पर क्या, E। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने आए, A B C D E, 5। वो 5 कैसे आए कि 2 इंटू 3 - 1, 6 - 1 5। 3 क्या था, ऑर्डर ही तो था, वहां पे भी 2n-1 लिखा। यहां पे इस लाइन पे, क्योंकि इन्होंने कंडीशन लगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा इस लाइन पे सेम एलिमेंट रहते हैं, इस लाइन पे सबस्क्रिप्ट का सम सेम रहता है। कंडीशन इन्होंने ये लगाई कि जब सबस्क्रिप्ट का सम सेम है तब एलिमेंट सेम है। तो पूरी लाइन पे सेम एलिमेंट बैठ गया आकर। इतनी बात में मुझे उम्मीद है आपको परेशानी नहीं होगी। बढ़िया है सब, कोई तकलीफ की बात नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। आगे की बात सुनो। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हुई, अब बात किसके बारे में, अब ये नया टॉपिक आपके लिए इसमें। अब हम मैट्रिसेस के बीच के ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डलवा रहा हूं कि 2 मैट्रिक्स को सम कर दूं, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, कैसे होगा सम, कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन। तो वही आपके पास अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो पहली चीज आपके पास आती है वो आती है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, कि 2 मैट्रिक्स बराबर कब कहलाएंगी। बराबर मतलब कि सेम कब कहलाएंगे। देखते हैं, लिखने जा रहा हूं 2 मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस लिखा है मैंने, ठीक है।
इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मैं बात कर दूं कि मैं बात कर रहा हूं इसकी A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, जनरल मैट्रिक्स की। पहले स्क्वायर तो स्पेशल केस है, मैं कर रहा हूं जनरल मैट्रिक्स की बात, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस A एंड B आर, यही देखो वो लिखा है कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल का मतलब है कि योग्य, कि एबल है, ठीक है। कन्फॉर्मेबल, कन्फॉर्मेबल लिख दिया, कन्फॉर्मेबल, कन्फॉर्मर लिख दिया था, कन्फॉर्मेबल फॉर बीइंग इक्वल, कन्फॉर्मेबल फॉर बीइंग इक्वल, कि इक्वल होने योग्य हैं, कि उन्हें इक्वल होने के लिए आप टेस्ट करने जाओगे कि वो इक्वल हैं कि नहीं, तो वो कैसे करने जाओगे, ठीक है। जैसे इक्वल होने योग्य की बात ये होती है कि मैं कोचिंग में टेस्ट कराऊं, ठीक है, और मैं IIT का पेपर दूं, एक मैं आप लोगों को दूं, ठीक है, कि JEE एडवांस के लेवल का टेस्ट हो रहा है आपका, और एक 9th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं उसको दे दूं, तो क्या वो सेम रैंकिंग में आने योग्य हैं? क्या बिल्कुल है ही नहीं उस टेस्ट के लिए। आप अलग तरफ हो, वो अलग तरफ है। तो इसी तरीके से क्या अभी तो इक्वल रखने के बराबर की बात ही तब होगी अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, के पहले तो आप लोग टेस्ट में तो साथ में तब बैठोगे सेम टेस्ट में जब आपकी क्लास सेम हो, ऐसे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर, ठीक है। इतनी बात तो पहले तो बात हुई कि सेम ऑर्डर पे है। अब सेम ऑर्डर पे वो योग्य हो गए कि वो बराबर हो सकते हैं। अब आप लोग, जैसे मैं आप लोग सबको चुन लूं, तो आप सब सेम क्लास में हो, आप सेम टेस्ट देने के अब लायक हो, लेकिन क्या सबके बराबर नंबर आ जाएंगे क्या टेस्ट में? नहीं आएंगे। तो उसकी भी एक कंडीशन फिर अब कि अभी तो कन्फॉर्मेबल फॉर बीइंग इक्वल हुए हैं, अब इक्वल कब होंगे? सोचो कब होंगे इक्वल मैट्रिसेस? जब सारे एलिमेंट सेम हो जाए, ठीक है, ठीक है। लिखते हैं एंड A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, B is equal to BIJ M cross N implies A is equal to B if and only if। IFF का मतलब समझते if and only, कि अगर ये A है और वो B है और A बराबर B रख दिया तो ये तभी पॉसिबल है if and only if कि AIJ बराबर किसके हो जाए? BIJ के। तो आप कहते तो एक ही एलिमेंट हुआ, फॉर ईच IJ, हर एक IJ के लिए बराबर हो, ठीक है। इसलिए यहां पर AIJ और वहां पर BPQ नहीं लिया आप, क्योंकि आपको वही सेम एलिमेंट के इधर का 1 1 उधर के 1 1 के बराबर होना चाहिए, इधर का 2 2 उधर के 2 2 के बराबर होना चाहिए। जैसे एलिमेंट इधर रखे हैं वैसे ही एलिमेंट उधर रखे होने चाहिए। ये तो लिखने का तरीका, ठीक है। इट मींस दैट इज ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन देंगे छोटा सा, पहले क्वेश्चन छोड़ो एक सेकंड, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखा दूं आपको। जैसे आपने यहां पे देखा कि यहां पर 2 3 4 5 लिखा है, अगर इसके इक्वल मुझे कोई मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है, A लिखा हुआ ये समझना, और आपसे बोल दिया कि A इज इक्वल टू B है, तो B क्या इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता? यही हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब बात समझना कि ये 2 4 3 5 कभी कभी लगता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हो गए, लेकिन मैट्रिसेस बराबर क्यों नहीं हो रही? ये लिखा है। अब ये पहला एलिमेंट बराबर, दूसरा ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, इसके तो खत्म ही हो गए एलिमेंट। तो ये तो कहेंगे हमारे तो सारे एलिमेंट उधर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है, A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर। लेकिन अब ये इक्वल होने के तो योग्य ही नहीं थे, ये कॉन्फॉर्मेबल फॉर इक्वालिटी ही नहीं थे, क्योंकि इनका ऑर्डर अलग अलग था। तो ये बिल्कुल अलग नहीं हो,
बराबर नहीं हो सकते। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी। देखो अच्छा ठीक है, सिंस ऑर्डर इज डिफरेंट, इनको आप बराबर रख ही नहीं सकते। ये तो इम्प्लाइज था। अब समझना बात, तो सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अब क्वेश्चन देखो कि अगर आपके पास ए दे दिया गया है 1 2 3 और 4 एंड बी दे दिया गया है 1 4 x और y, then for what value of x and y? x and y, a is equal to b, x और y की किस वैल्यू के लिए a और b बराबर है? किसी वैल्यू के नहीं, 3 और 4 के लिए बराबर नहीं होंगे। हाँ, ये कि आप ये जल्दी में आपने लिख दिया आंसर कि x के कॉरस्पॉन्डिंग 3 लिखा है तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ऑर्डर तो सेम था। और इधर 1 बराबर 1 के होना चाहिए, वो तो है ही। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट बैठा है 2, ये किसी भी हालत में आप x और y से ताकत लगवा दो पूरी, ये इसको नहीं बराबर कर सकते। तो फॉर नो वैल्यू ऑफ x और y, के x और y की किसी वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगी भाई। जल्दबाजी में ये नहीं कि आपने सिर्फ x का कॉरस्पॉन्डिंग देखा और y का कॉरस्पॉन्डिंग देखा और लिख दिया। फॉर नो वैल्यू ऑफ x एंड y। क्यों? सिंस हमको पता है कि 2 जो है वो 4 के बराबर नहीं होता भाई। ऐसी बातें तो नहीं करके आएंगे। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इफ, अब दे दिया इन्होंने, इफ x माइनस वाई 2x प्लस जेड, ठीक है, 2x माइनस वाई और 2z प्लस डब्लू इज इक्वल टू -1 5 0 13, देन आपसे पूछा गया W माइनस में x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी आएगी? ये मैट्रिक्स इन्होंने बोल दिया बराबर, और साथ साथ आपको पता है 2x2 ऑर्डर की भी हैं, तो ये भी नहीं कि आप इस पे मना कर दो कि ऑर्डर सेम नहीं है। और अगर इन्होंने बोल दिया है बराबर तो आप बोलोगे कि मैट्रिसेस आर इक्वल, इंप्लाइज कब हो सकता है? x माइनस वाई की वैल्यू -1 आए, 2x माइनस वाई की वैल्यू 0 आए, 2x प्लस जेड की वैल्यू 5 आए और 2z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 13 आए, तभी पॉसिबल है। अब यहां से तो फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं। y की वैल्यू 2x के बराबर है तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। सॉल्व करने में तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। और z की वैल्यू 3 हो गई और w की वैल्यू कितना है निकल के? 1। सब्ट्रैक्शन करोगे 1 आ जाएगा। तो 4 इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन दी थी। W का ये जो है, ये आपके पास 1 2 3 और 7 आया है। ये क्वाड्रप्लेट जो है आपका, ठीक है, ये 1 2 3 और 7 आया। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं रही होगी। अच्छा, अगले पॉइंट पर आओ। ये तो सिंपल बात लिख दी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? इक्वालिटी के बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये क्लास छूट गई, क्या हो गया? हाँ नहीं भाई, तुम्हारी कहाँ छूट? अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है
तो पहले तो वो कन्फॉर्मेबल टू एडिशन ही तब होंगी जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो वही बात लिखने जा रहा हूँ, टू मेट्रिसेस A and B are conformable for addition if they are of same order। अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी हो सकता है कि वो ऐड हो पाए, और तब वो हो ही जाएंगे, कुछ उसमें परेशानी नहीं होगी। तो उसके आगे फिर कि अगर आपके पास इफ ए आपको दे रखा है यहां पर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आपको दे रखा है बी आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करेंगे कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, दो तरीके से लिखा जाता है। देन एक तो मैंने ऐसे लिख दिया सीधा सीधा कि ए प्लस बी। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो वो भी क्या चीज बनेगी, एक मैट्रिक्स बनेगी। तो उसके नीचे नीचे मैं वो लिख रहा हूं कि और कैसे लिखा जाता है, सी ठीक है, ए प्लस बी। पहले ये देख लेना, ए प्लस बी में क्या होगा कि एडिशन ऐसे होता है कि हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग ये कौन सा एलिमेंट है, आई जेथ एलिमेंट ए का, तो वो बी के कौन से एलिमेंट से ऐड होगा, आई जेथ एलिमेंट से। इसका मतलब जो ये ए प्लस बी नाम की नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी, इसका जब आप जनरल एलिमेंट लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। और इसी को इसीलिए यहां पे लिखा जाता है इज इक्वल टू, यहां पर कितना आया, सी आई जे एम क्रॉस एन। क्या आपने इसको सी मान लिया, ए प्लस बी खुद एक मैट्रिक्स थी, उसको आपने सी नाम दे दिया। अब सी का जनरल एलिमेंट क्या हो गया, सी आई जे, और सी आई जे की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए आई जे प्लस बी आई जे के। ये अलग से डिफाइन, दोनों तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है। क्या आपने इसको एक मैट्रिक्स, और यहां पर आप चाहते हो कि मैंने एक ही एलिमेंट देखूं हमेशा, आप चाहते हो कि आप यहां पर एक ही एलिमेंट देखो, ठीक है। तो आप ऐसे डिफाइन करो, और सी आई जे तो एलिमेंट है, उसको दो का सम आपने बता दिया। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है। और साथ साथ वो तो है ही, कब किसके लिए, और ईच आई जे, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं। अच्छा समझना भाई, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में सिंपल सा एग्जाम्पल शुरू करता हूं। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स लिखी हुई है यहां पर, ठीक है, और बी मैट्रिक्स लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। तो ए प्लस बी जब आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, बिल्कुल सिंपली आप निकाल सकते हो, उसमें तो कोई परेशानी होनी ही नहीं है। निकाल लिया, कितना, 0 -1 और 8, डायरेक्ट ऐड कर दिया, कोई परेशानी नहीं। अभी तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बना के दिखा दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ए जो है ऐसे लिखा हुआ A11 A1, बल्कि और अच्छा बनाता हूँ, आपका लिखा हुआ A11 A12 और A13। तो पहली बात तो अगर एडिशन होना है तो बी की तरह कैसा होना चाहिए, एक रो मैट्रिक्स ही होनी चाहिए बी, नहीं तो आप एडिशन ही नहीं कर पाओगे। B11 B12 B13। तो जब आप यहाँ से a प्लस बी करोगे तो ये निकल कर आएगा A11 प्लस में B11, दूसरा एलिमेंट A12 प्लस में B12, और तीसरा एलिमेंट A13 प्लस B13। अब वो कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतनी बात में आपको क्लैरिटी होगी। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन ये वाला तो आप अभी नहीं कर पाओगे किसी हालत में। स्केलर मल्टीपल बताया कि मैंने, स्केलर मल्टीपल अभी
तो क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस। चलो खैर छोड़ो इसको। तो अब आ जाओ जरा सी बात और, कि जब भी आपने आज तक नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक बात निकल कर आती है कि क्या वो कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिविटी निकल कर आती है। कम्यूटेटिविटी जैसे वो जो है एडिशन जो है वो तो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता कम्यूटेटिव। तो वही मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे बात करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहली बात ही ये रहेगी कि ए और बी को आप डिफाइन कर लो कि ए की वैल्यू आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन है, दोनों अपने आप में जनरल मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मत मानने लगना अभी से, बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। वो कम्यूटेटिव होता है इसलिए कि आप ए प्लस बी कर लो, चाहे आप बी प्लस ए कर लो, क्योंकि इन द एंड कौन ऐड हो रहा है, एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, और एलिमेंट जो है वो तो अपने आप में नंबर है, और नंबर तो कम्यूटेटिव होते हैं, कोई परेशानी की बात ही नहीं है उसके अंदर। तो ये अपने आप में कैसी चीज होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ए आई जे इसका जनरल एलिमेंट ए आई जे प्लस बी आई जे, और उसका जनरल एलिमेंट बी आई जे प्लस ए आई जे, फर्क कुछ नहीं, दोनों सेम क्योंकि वो एलिमेंट है। अच्छा, उसी में फिर एसोसिएटिविटी होती है। एसोसिएटिविटी में क्या है कि ए प्लस आप बी प्लस सी को पहले कर लो ऐड, या आप ए प्लस बी को पहले कर लो और फिर सी को कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, एसोसिएटिव होता है ये, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लिखने की जरूरत तो नहीं। ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे यहां से निकलेगा जनरल एलिमेंट, और ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे यहां से निकलेगा, और जनरल एलिमेंट सेम है तो मैट्रिक्स सेम है। तीसरा देखना, ये चीज आपके पास होती है, यही 3-4 चीजें देखनी होती हैं बस। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस का मतलब, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी मैट्रिक्स क्या एग्जिस्ट करती है जिसको मैं ऐड करूंगा तो जो पहले आपने मैट्रिक्स ली थी उसकी वैल्यू पे असर ना पड़े, वो वैसी की वैसी रहे। आपने एक मैट्रिक्स ली ए, तो क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि उसे अगर मैं ए में ऐड कर दूं तो ए ही निकल आए, जीरो, नल मैट्रिक्स। बिल्कुल, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आपको पता है कि वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटी, ये सबके अंदर देखा जाता है। ये आपको पता है, जैसे आपने पढ़ी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, उस सब में, सब चीजों में देखा जाता है ये, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये एक और चौथी चीज ये देखी जाती है, यही 4 चीजें देखी जाती हैं। इनवर्स, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ा है तो उसके अंदर बताया जाता है कि असलियत में इनवर्स क्या चीज होती है। इनवर्स क्या होता है कि आपके पास ए नाम की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब कि कौन चल रहा है, एडिशन चल रहा है ना, एडिटिव इनवर्स वो कहलाएगा कि यहां पे मैं ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूं कि आइडेंटिटी आ जाए मेरी। आइडेंटिटी कौन सी थी, आइडेंटिटी मतलब कि आइडेंटिटी क्या आई थी, आइडेंटिटी जीरो। जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, नहीं, वो एडिशन की आइडेंटिटी है, ठीक है। ये अपने आप में नल मैट्रिक्स इज, नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है ये ऑफ एडिशन, ये है ये। तो एडिटिव आइडेंटिटी निकला है, तो आपको पता है एक मैट्रिक्स में माइनस से लेकर आऊंगा और क्या निकाल दूंगा यहां पर, जीरो। तो माइनस से कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये माइनस से वो मैट्रिक्स होगी कि अगर ए नाम की मैट्रिक्स है आपके पास, ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ऐसी मैट्रिक्स लानी है आपको कि सम करने पर क्या बन जाए, एक नल मैट्रिक्स बन जाए,
नल मैट्रिक्स ही तो एडिशन की आइडेंटिटी है, नल मैट्रिक्स बन जाए। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसे एलिमेंट हों जिनको आप इसके एलिमेंट के साथ ऐड करो तो जीरो आता रहे। नल मैट्रिक्स बनने का मतलब तो ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे कब? जब अगर इसके एलिमेंट प्लस में तो उसके एलिमेंट किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। कि फॉर ये आपका जो माइनस ए होगा वो असल में क्या होगा? माइनस में ए आई जे। कि आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं होनी इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, सवाल ये क्या हर ये एलिमेंट जो आता है कहां से आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता तो ये प्रूफ नहीं कर पाते। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का, हर रियल नंबर का, हर इंटीजर का नेगेटिव मौजूद है आपके पास। तो कोई भी नंबर लिखा होगा उसका नेगेटिव ले आएंगे। ठीक है। अभी हायर स्टडीज में जाके ऐसा होता है, बहुत एक ऐसे सिस्टम डिफाइन होते हैं, खुद से बना लिए गए, कि जिनमें नेगेटिव नहीं होता, जिनका नेगेटिव नहीं होता। वैसे तो जैसे नेचुरल नंबर में भी नहीं होता नेगेटिव। नेचुरल नंबर का नेगेटिव होता है क्या? अगर मैं कहूं कि ये ए जो है, ये मैट्रिक्स जो आई है उसके एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट से आए हैं, तो क्या आप उसका इनवर्स ले आओगे क्या? नेचुरल नंबर के सेट से ऐसी आएगी मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर के सेट से इसमें आपको इनवर्स लाने के लिए यहां पर -1 -2 -3 और -4 चाहिए, ये तो चाहिए। और ये चारों नंबर तो नेचुरल है नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये आप ला नहीं सकते, मतलब ये मैट्रिक्स बना नहीं सकते, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। खैर वो तो कॉन्सेप्ट बाइनरी ऑपरेशन में क्लियर होता है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है। यहां तक देख लेते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद क्लास कब हो गया? अभी मंडे को। टाइम बता दिया था मैंने एक्स्ट्रा का, 3 से 5:30, मंडे एंड ट्यूसडे। कोई परेशानी की बात नहीं, इसमें क्लियर हो जानी चाहिए।